जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि कितनी सारी चीजें, कितने सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और ये हम किस रेफरेंस में हम्म। कह रहे हैं, अभी आप समझ जाएंगे जब हम अपने विद्वान मित्र से मिलेंगे। हम यानी हम सब। तो आइए एक बार फिर अपने विद्वान मित्र डॉक्टर गौतम चैटर्जी का स्वागत करें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद मेनका जी, आपका भी इस कार्यक्रम में अभिनंदन। आनंद। गौतम जी, हम अभी अपने मित्रों से बात कर रहे थे कि बहुत सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन हम कई बार हाँ। समझ नहीं पाते हैं या ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स को हम्म। ही आम धारणा ये है कि सबसे नीरस और सबसे कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो गणित को भी, मैथमेटिक्स को भी कला, साहित्य और नाटक से जोड़ देते हैं। आप हमारा इस इशारा समझ गए होंगे। हम आपके एक व्याख्यान की यानी पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, जो अभी हाल में ही हमने सुना। उसमें आपने बताया था कि किस तरह से नाट्य शास्त्र और मैथमेटिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। मैथमेटिक्स नाट्य शास्त्र से जुड़ा है, ये मुझे, वो टॉपिक जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने उसको पूरा सुना। बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद रोचक, बहुत अच्छा लगा, बहुत रुचिकर लगा। नई नई बातें जानने मिली। लेकिन उस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एक जो बात मेरे जहन में आई कि अगर मैथमेटिक्स नाट्य शास्त्र से जुड़ा है, तो और के सब्जेक्ट भी जुड़े हो सकते हैं, या फिजिक्स भी नाट्य शास्त्र से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के साथ साथ आपने फिजिक्स भी पढ़ी है। तो मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से नाट्य शास्त्र मैथमेटिक्स से जुड़ा है, तो क्या फिजिक्स भी हम्म। मैथमेटिक्स से जुड़ा है? और फिजिक्स नाट्य शास्त्र से जुड़ा है कि नहीं, ये बताने से पहले हम ये चाहेंगे कि जो पॉडकास्ट मैंने सुना है उसका जस्ट उसका एक सिनॉप्सिस आप हमारे दर्शकों को भी बताएं, ताकि वो भी ये जान सकें कि कितना इंटरेस्टिंग था कि मैं ये करने बैठ गई रिकॉर्डिंग, कि और क्या सब्जेक्ट्स जुड़े हैं नाट्य शास्त्र से। जी, तो आपके प्रश्न का उत्तर सिर्फ इतना ही है कि हाँ, नाट्य शास्त्र फिजिक्स से भी जुड़ा है। भरत नाट्य शास्त्र भौतिक शास्त्र से भी जुड़ा है। ये तो उत्तर एक वाक्य में हो गया। हमारे यहाँ ये है कि अगर एक वाक्य कहा जाए तो वो ये कि अगर आप शांत हैं तो आपने सभी शास्त्र पढ़ लिए। एक तो मैं इस वाक्य को दोहराता रहता हूँ। दूसरा ये है कि भारतीय विद्या वांग्मय में, संस्कृत वांग्मय में, अगर आप एक भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो आपका सारे ग्रंथ पढ़ना हो जाता है। और पढ़ना जो होता है वो साहित्य नहीं होता है। आज हम लोग इसको रविवार बोलते हैं, संडे, छुट्टी का दिन बोलते हैं। ये बहुत बाद में शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी के अंत में। लेकिन भारत में छुट्टी का दिन जो होता था, अवकाश का दिन, वो 2 दिन होता था, कभी कभी एक दिन, जिसको जो आज भी होता है। अगर आप संस्कृत विद्यालयों में, संस्कृत संस्थानों में जाएं तो वहाँ संडे को छुट्टी नहीं होती है। वहाँ बुधवार और प्रतिपदा के दिन छुट्टी होती है, आज भी चला आ रहा है। इसको अवकाश का दिन कहा जाता है। इसको संस्कृत भाषा में अनध्याय का दिन कहा जाता है, कि सोमवार से शनिवार तक लोग पढ़ेंगे और उस दिन छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी मनाते समय क्या करते हैं, वो लोग साहित्य पढ़ते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि साहित्य पढ़ने की चीज नहीं है। साहित्य मतलब कहानी, कविता आदि, ये सुनने की चीज है। पढ़ने की चीज क्या है? दर्शन, व्याकरण, आज की भाषा में फिजिक्स, मैथमेटिक्स। इसीलिए लोग पढ़ने भेजते हैं अपने बच्चों को कि वो मास्टर्स कर रहा है फिजिक्स में या जिसमें भी। वो पढ़ने की चीज है। तो इसलिए पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट शब्द हो गया। जिस ढंग से हमने बोलना शुरू किया कि पढ़ना तो अखबार में होता है लेकिन पढ़ना भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, कि जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना है। तो वो लोग अनध्याय के दिनों में, नाट्यशास्त्र जब आरंभ हो रहा है तो शुरू में लिखा हुआ है कि भरत मुनि अनध्याय के दिन अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे और 5 मुनि उनसे पूछने गए कि नाट्यशास्त्र क्या है। उस समय अनध्याय शब्द वहीं से आता है। तो लोग जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कोई पढ़ाता भी नहीं है। अनध्याय माने अवकाश। तो ये पढ़ने की चीज है। व्याकरण है, कोई ग्रंथ है, शास्त्र है, तो उस वक्त कोई भी ग्रंथ इस ढंग से रचा जाता था कि अगर आप एक ग्रंथ पढ़ लेंगे
तो आपका सारे ग्रंथ पढ़ना हो जाएगा। तो अगर आप नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं तो आपका जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो चीजें, व्याकरण, साहित्य, सब पढ़ना हो जाए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे होता था हम लोग के यहाँ। जो ब्रिटिश पीरियड के समय से इस ढंग से पढ़ना आया कि कंपार्टमेंटल स्टडी करने लगे कि जो साइंस पढ़ेगा वो आर्ट नहीं, जो आर्ट पढ़ेगा वो कॉमर्स नहीं। ऐसा ऐसा अभी भी है। इसलिए आजकल तो हाई स्कूल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं लोगों को। मेरे समय में भी नहीं था। साइंस के साथ हिंदी इंग्लिश था, इसमें बायोलॉजी भी था और मैथमेटिक्स भी था। इंटर में जाके मैथमेटिक्स हुआ, बायोलॉजी छूट गया, ऐसे हुआ। तो फिर उसके बहुत दिनों बाद इंटर डिसिप्लिनरी बात आई कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध, उसमें शोध होने लगे। अब बहुत ज्यादा हो गए। तो ये इसमें लोगों को कुछ लाइट नजर आया, उनको पसंद आया कि सही जा रहे हैं। तो सही, आप तो सही थे ही पहले, मतलब भारतीय लोग सही थे, ब्रिटिश पीरियड में गलत हुए और अब फिर सही होने की कोशिश हो रही है। इसको वो लोग सोचे ये भी हम लोग बाहर से ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जो अध्ययन और अध्यापन की जो प्रविधि थी, पेडागोजी थी, वो यही था कि एक चीज को ऐसे पढ़िए, एक चीज को ऐसे साधिए कि सब कुछ साधना हो जाए। ये शुरू से था, क्योंकि ऋषि मुनियों का देश था, उनकी परंपरा थी। और वही से बात आई है कि एक साधे सब सद है, इसका जो क्रक्स लाइन है। अब क्या है कि नाट्यशास्त्र की हम लोग बात करते हैं और उसमें अभी बहुत सारे लोग आके हमारे साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, अपने अपने चैनल्स पे लगाते हैं। और कोई दिन नहीं बीतता जिसमें कम से कम दो ना हो रहा हो। तो इधर बीच ये बहुत चला है। तो उसमें उन्होंने प्रश्न कर दिया, मैथमेटिक्स से आपने पढ़ाई की है तो मैथमेटिक्स और नाट्यशास्त्र पर आप कई लेक्चर्स, कई राइटअप्स हमने पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, ये कैसे? तो मैंने उनको बताया था कि नाट्यशास्त्र पढ़ते समय जब हम उसके कोई भी हॉल बनेगा, हॉल बनने के बाद बनेगा तो देवी देवताओं की पूजा होगी, तब नाटक शुरू होगा। तो उसमें जब शुरू में बताया गया हॉल कैसे बनाया जाए, तो लोग उसको ध्यान नहीं देते कि लोग सोचते हैं भरत मुनि ने इस तरह से हॉल बनाया जाए, ये सजेस्ट किया है। लेकिन वो सब कुछ बहुत ही डिटेल में है। डिटेल में ऐसे है कि वो बता रहे हैं कि हॉल तीन प्रकार के ड्रामा के लिए होने चाहिए। एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर, एक ट्रायंगुलर। उसमें जो रेक्टेंगुलर है वो अ, आदर्श है, स्क्वायर भी आदर्श हो सकता है। ऐसे में किस तरह से कौन सा हॉल उपयुक्त होगा ऑडियंस के लिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है। एक बात तो ये है कि जब उन्होंने बनाया, बताया है कैसे तैयार किया जाए, तो उन्होंने पूरा, जैसे एक मकान बनता है उस तरह से पूरा हॉल बनना बताया है कि किस साइज का हॉल, किस साइज से की लंबाई होगी, किस तरह से चौड़ाई होगी, सब कुछ बनाया है। तो एक जो हमारे यहाँ था कि भरत मुनि कब हुए हैं, और ज्यादातर विद्वानों ने, हमसे सीनियर्स जो हुए हैं, उन लोगों का ये कहना है कि थर्ड सेंचुरी बीसी से लेकर सेकेंड सेंचुरी एडी के बीच में कभी भी हुए हैं। यानी 500 साल का एक प्रकार से कुहासा है, उन्हीं 500 सालों में कभी हुए हैं। तो क्यों नहीं इसको स्पेसिफिक किया जाए? तो कोई कैसे जाने? वो अगर वो लिख जाते कि मैंने इस समय में ही बनाया तो जानते। लेकिन और तरह से लोगों ने खोजा तो पाया थर्ड सेंचुरी, आज की भाषा में BCE, बिफोर द क्रिश्चियन एरा, से लेकर के सेकेंड सेंचुरी CE, क्रिश्चियन एरा। अब वो BC और CD नहीं चलता आज की भाषा में। तो बिफोर द क्रिश्चियन एरा और क्रिश्चियन एरा, इन 500 सालों में कभी हुए हैं। तो ठीक है, हुए हैं, लेकिन एक वो तो थी, जानने की उत्सुकता तो होती है कि भरत मुनि कब हुए होंगे, क्योंकि कई भरत हुए हैं। दुष्यंत पुत्र भी हुए हैं और दशरथ पुत्र भी, दशरथ के वंश में भी हुए हैं कोई दुष्यंत पुत्र। जड़ भरत भी हुए, कई भरत हुए। भरतों की परंपरा रही है, जिससे भारतवर्ष बना है। तो ये भरत मुनि, जो ये पर्टिकुलर मुनि थे, मुनि संप्रदाय के, एक ही हुए हैं। उन्होंने जो नाट्यशास्त्र रचा है, कब रचा है, ये जहन में मेरे था, ये भी जानना चाहिए। तो जब उसमें मेजरमेंट बता रहे हैं वो, तो बताते समय वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी बता रहे हैं। जैसे आज हम लोग बोलते हैं कि इतने इतने किलोमीटर मुझे जाना है, इतना सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो, इतनी मिलीमीटर उसकी ये हो, ये सब हम लोग जो बोलते हैं गज फुट इंच बोलते हैं, ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ना। तो इस और भी चीजें होती हैं।
किलोमीटर मिलीमीटर के अलावा या सेंटीमीटर गज फुट इंच के अलावा फीट भी होता है कि इतना यहाँ से इतना कोस दूर है। ये सब तो मेजरमेंट के यूनिट्स हुए। तो मेरा ध्यान गया कि उन्होंने जो यूनिट्स और मेजरमेंट बताए हैं कि नहीं, तो हमने देखा हाँ बताए हैं। तो मेरा आया कि अब ये यूनिट्स और मेजरमेंट जो भरत मुनि बता रहे हैं ये किस पीरियड में चलता होगा। अगर उस पीरियड को खोज ले तो उनका पीरियड पता चल जाएगा। अब जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट उन्होंने बताया है वो जब मैं ढूंढने गया तो पता चला कि इंडियन मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया वहां से शुरू होती है। और चूंकि हमारे यहाँ सारी बातें सूत्रों में कही जाती है तो उसका नाम है शुल्ब सूत्र। शुल्ब का मतलब होता है रस्सी। पहले रस्सी से नापते थे। अब वो जो शुल्ब सूत्र है वो हमारा इंडियन मैथमेटिक्स है। शुल्ब सूत्र के बहुत सारे कमेंट्री आज मिलते हैं। जो वैदिक मैथमेटिक्स रूपी किताब मिलते हैं बाजारों में उससे बिल्कुल अलग मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें अरिथमेटिक ज्योमेट्री सारी चीजें हैं उसमें। अगर किसी को जो हमारी हम लोग की बातें सुन रहा हो कोई ऑडियंस, तो उनके लिए हेल्प करने के लिए बता दे रहा हूँ कि उनको कात्यायन की कमेंट्री मिल सकती है, बोधायन की कमेंट्री मिल सकती है। उसमें शुल्ब सूत्र क्या होते हैं उनको पता चल जाएगा। अब उसमें शुल्ब सूत्र में क्या है, जहाँ से भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के लिए लिया है, उसमें से उन्होंने ये जो हम लोग के यहाँ जो शेप बताए गए हैं कि थिएटर हॉल का शेप कैसा हो, हमने तीन बताया, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगुलर। उसका संस्कृत नाम है त्रयश चतुर्श विकृष्ट। त्रयश माने ट्रायंगुलर, चतुर्श माने वर्गाकार स्क्वायर, और विकृष्ट का मतलब होता है आयताकार रेक्टेंगुलर। ये तीन संस्कृत के शब्द, ये हिंदी में ऐसे, अंग्रेजी में ऐसे। लेकिन जो आकार है, रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर थी, ये कहाँ थी, तो ज्योमेट्री हो गई ना। तो शून्य सूत्र में भी ये ज्योमेट्री दी गई है। लेकिन अब यहाँ पर खास बात जो मेरी नजर गई वो ये कि विश्व को ये बताया गया है कि ग्रीस ने दुनिया को ज्योमेट्री दी है, ज्यामिति, और भारत ने दुनिया को व्याकरण दिया है। लेकिन उसमें उसको जब मैंने देखा शुल्ब सूत्र को, उससे ये लगा मुझे कि भारतीय ज्योमेट्री का ग्रीक ज्योमेट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। आज बहुत सारे लोग कई सालों से बोल रहे हैं कि वहां की ज्योमेट्री भारत से गई है। उससे पहले बोलते थे भारत के लोग वहां से सीखे होंगे, और इसको लोग मानते भी हैं क्योंकि पाइथागोरस वगैरह का, फिर यूक्लिड का मिलता भी है कब कब डेट्स क्या है। लेकिन जब मैं शुरू सूत्रों में गया तो ये पाया कि जिस तरह से उन्होंने ज्योमेट्री को इवॉल्व किया है उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। भारत के बाहर की जो ज्योमेट्री है वो है डॉट, बिंदु। अब बिंदु बिंदु को अगर आप साथ साथ करते जाए, कई बिंदु उसको मिला दे तो एक रेखा बन जाएगी। ऐसे एक और रेखा बना सकते हैं तो पैरेलल हो सकता है। उसको उसका एक सिरा मिला देंगे तो कोण बन सकता है। ऐसे तीन रेखा मिला देंगे तो त्रिभुज बन सकता है। ऐसे ग्रीस में ज्योमेट्री ऐसे आई। और आज विश्व का कोई भी व्यक्ति कहेगा इसके अलावा ज्योमेट्री हो ही नहीं सकता, यही ज्योमेट्री है कि पॉइंट होता है, लाइन होता है, एंगल होता है, ट्रायंगल होता है, फिर स्क्वायर होता है, आदि आदि। भारत में ये नहीं हुआ है। भारत में ज्योमेट्री जो आई है वो ऐसे आई है कि ऋषि मुनियों का देश था, योगियों का था। तो वो यज्ञशाला होती थी और सब लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, सेलिब्रेशन होता था कि हम हमें कोई चीज चाहिए, हमें अन्न चाहिए या मुझे बेटा चाहिए, तो यज्ञ करवाया जाता था। यज्ञ के लिए यज्ञशाला में यज्ञ वेदियां बनाई जाती थी, या उसको अग्नि वेदी कहते हैं, फायर ऑल्टर्स। तो वो ऑल्टर्स को वो लोग शेप देते थे, बहुत सोच समझ के देते थे। किसी चिड़िया को देख के देखते थे कि फ्लाइंग बर्ड्स है तो वैसा चलते थे। किसी को सर्कुलर देते थे, वलयाकार, सर्कल, गोल, ठीक है। किसी को वर्गाकार। तो इसको उन लोग कैसे देते थे, तो उनके मन की जो दशा होती थी, जिसको चिति कहते हैं या चित्त कहते हैं, उस दशा को वो आकार देते थे। वो बिंदु रेखा कोण से नहीं आता था, क्योंकि वहां पर तो ज्योमेट्री ना तो कोई पढ़ने गया है ना पढ़ाने गया है। तो अब जैसे मैंने फ्लाइंग बर्ड्स कहा है, फ्लाइंग बर्ड्स जब भी होता है आकाश में तो उसके दोनों डैने बिल्कुल खुले होते हैं। उस तरह का उन्होंने यज्ञ, वो फायर ऑल्टर बनाया, यज्ञ वेदी। तो अब इसको उन्होंने, वो कहाँ से आया, उसका उसका नाम था शेन चित्त या शेन चित्ती, SYEN। बैंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, उनका जो एम्ब्लेम है उसमें वही बना हुआ है।
ना कोई जाके पूछता है ये क्यों बना है, ना होगा कि बताने वाला होता है। मैं जब गया था पहली बार तो मैंने बताया तो शेन चित्ते है, और फिर उसका डिटेल भी बताया, तो उन्होंने मेरा एक लेक्चर अखबार करा दिया था। तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो है बैंगलोर में, बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, उसी का एक हिस्सा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ऑन कॉन्शियसनेस। उसी में हम गए थे। मेरा लेक्चर यूट्यूब पर है भी, उन्हीं लोगों ने लगा रखा है। तो अब क्या है कि जो एक एक चित्त है उससे बना है। प्राग चित्त, फिर द्रोण चित्त, शमशान चित्त, इसका नाम है। इससे वो लोग ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, वर्गाकार बनाए। अब अगर आप ऐसे वेदी बना देते, जली हुई ईंटों को रख के आग के लिए, उसके ऊपर अगर आप ईंटें रखते चले जाएं तो वो दीवार हो जाएगी ना। यही अगर रेप्लिका को बड़ा कर दें तो घर या भवन बन जाएगा। तो ज्योमेट्री से ऐसे यज्ञ बना, वहां पे चित्त से आकार बना, आकार को आप ईंटे से बना दीजिए, भवन बन गया। वहां से भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 3 प्रकार के थिएटर हॉल का पूरा कंसेप्ट लिया है। तो ये जो ज्योमेट्री आया, उससे भरत के देश काल का भी पता चल गया कि जिस समय में वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज करते थे, उसका पीरियड भी मुझे पता चल गया। साथ ही हम इंडियन मैथमेटिक्स में चले गए कि कहाँ से उन्होंने ये कंसेप्ट लिया, तो पता चला एक नई बात आ गई। इंडियन ज्योमेट्री का ग्रीक ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, उनकी ये अपनी सोच है। हमारे यहाँ सब कुछ हमारे भीतर से आया है, माइंड से आया है, या और गहराई में कहे जो अभी शायद समझ में ना आए, बोधगम्य में ना हो, वो है कि माइंड के पीछे भी कोई चीज है, वहां से आया है। तो इस तरह से इंडियन ज्योमेट्री नाट्यशास्त्र से जुड़ा है। सेकेंड चैप्टर को अगर विद्यार्थी या विद्वान कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब उनके पढ़ने की निगाह कुछ और हो। ये तो हुई कम शब्दों में, आपने कहा था कि थोड़े में अगर मैं बता सकूं उसका जिस्ट, जिस्ट बताने में मेरे ख्याल से 3-4 घंटे बीत गए होंगे लेकिन ये सचमुच में जिस्ट था। ये बहुत डिटेल है, सेकेंड चैप्टर का बहुत बड़ा है। और अभी मैंने इस विषय का थोड़ा सा हिस्सा बताया कि कैसे एक चीज ढूंढने में कई और चीजें आ गई, और वो पूरी दुनिया। अभी इस पर बोलना अगर जारी रखा जाए तो कई घंटे बीत जाएंगे। अब मैं दूसरे वाले आपके हिस्से पे आता हूँ कि क्या नाट्यशास्त्र फिजिक्स से भी जुड़ता है। तो मेरा कहना है कि हाँ। और उसका पहला आधार मैंने बताया कि एक ही ग्रंथ को पढ़ने से सब पढ़ना हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था। अब ये फिजिक्स से कैसे जुड़ता है। नाट्यशास्त्र के बारे में एक सामान्य सी बात है कि ये अभिनय पर निर्भर करता है। यहाँ पर निर्देशक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। निर्देशक का कॉन्सेप्ट भारतीय रंगमंच में अभी 70-80 साल से आया है, जिसने आके हमारे यहाँ अभिनेता के पूरे अस्तित्व को नुकसान ही नहीं पहुंचाया, खत्म कर दिया। आज भारत में कोई अभिनेता नहीं है, अभिनेता का ये देश रहा है, और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 60-70 साल में। इस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभिनेता का रंगमंच क्या होता है, अभिनय का होता है। आपको अच्छा लगता है तो भारतीय नाट्य शास्त्र अभिनेता का रंगमंच की बात करता है। और एक थ्योरी विश्व को दिया है जो पहली बार है, वो है रस थ्योरी। रस शब्द भरत मुनि ने विश्व को पहली बार ये शब्द, इसका सिद्धांत, इसकी थ्योरी दी। और ये अभिनय को उन्होंने बताया ये 4 प्रकार का होता है: आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। आंगिक यानी जो हमारे बाहर का हिस्सा है, सात्विक यानी जो भीतर का हिस्सा है, भाव। वाचिक यानी जो दोनों के बीच में जो पुल है, ब्रिज का काम करता है। सात्विक और आंगिक को जोड़ता है वाचिक। और हमारे शरीर के अलावा जो कुछ बच गया वो हो गया आहार, पैराफर्नेलिया। लाइट हुआ, साउंड हुआ, कॉस्ट्यूम हुआ, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी रखी है वो हुआ, सारा आकाश, स्पेस हुआ। यानी हमारी जो बाहर जो देह है ये आंगिक ही हो गया, आंगिक अभिनय में आएगा, आंगिक ही। भीतर हुआ सात्विक, दोनों को जोड़ रहा है जो वो वाचिक। इसके अलावा, मेरी बॉडी के अलावा जो कुछ भी है वो सब आहार है। 4 अभिनय के प्रकार बताए। अब हम फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में जो, जिसको एक, पहली बात तो ऐसे समझना चाहिए साइंस पढ़ते समय, जो एग्जैक्ट साइंस है, जिसको कि साइंस कहते हैं हम लोग, विज्ञान, भारत में एग्जैक्ट साइंस कहा गया है, भारत के विश्व में, वो है फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप एग्जैक्ट साइंस पढ़ते हैं, एग्जैक्टिट्यूड शब्द आता है। अब फिजिक्स में भी एग्जैक्ट फिजिक्स क्या है, वो है थर्मोडायनेमिक्स। और ये जब क्लास 7, 8, 9, 10 से आदमी पढ़ता है साइंस, बच्चे को, उसमें एक चैप्टर जरूर होता है जिसमें एक लाइट होता है, एक गति होता है, मोशन, मूवमेंट, साउंड होता है, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होता है। ये
हाई स्कूल में भी होता है, इंटर में भी होता है, बीएससी में भी होता है, एमएससी में भी होता है, चल रहा है। पहले सरल रूप से पढ़ाया जाता है, फिर और गहराई और गहराई और गहराई। अभी जो थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के दो तीन नियम है। अभी उसके दो प्रथम दोनों नियमों की बात करेंगे सरल भाषा में। पहला नियम यह है कि एक एनर्जी हर चीज में होती है जो कभी नष्ट नहीं होती है, हो सकता है कि बढ़े। एक कुत्ता बहुत दौड़ रहा है, बहुत वो कर रहा है, थक गया है, अगले दिन जब आएगा तो उसके पास उतनी एनर्जी होगी। ये हम सबके साथ भी है। हम लोग दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं, सवेरे फिर उतनी एनर्जी आती है। तो ये एनर्जी नष्ट नहीं होता, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इट रिमेन्स कांस्टेंट और इंक्रीजेस, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक एनर्जी। ये थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। तो नीरस और कठिन कब होता है? जब हमें समझ में नहीं आता है। जो कठिन होता है उसमें हम रस नहीं लेते हैं। अगर पढ़ाने वाला व्यक्ति, अगर हम लोग को बचपन में अच्छे शिक्षक मिल जाए और वो रस लेके पढ़ा दे, तो वो नीरस नहीं लगेगा और हम लोग को कठिन भी रहेगा, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे संस्कृत हो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि देयर एग्जिस्ट थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। वेरिएबल शब्द का ही मतलब है वेरी करना। व्हेन इट वेरीज इट क्रिएट्स लेयर्स। कोई भी चीज जब वेरी करेगा, मैं यहाँ से चलूंगा यहाँ आऊंगा, तो यहाँ भी एक चीज यहाँ था और यहाँ पहुंचा, तो लेयर बन गया ना, एक लेयर यहाँ एक लेयर यहाँ। ठीक है। जैसी लेयर बदलता है तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। जैसे आप अपने कमरे से आंगन में गए, छत पे गए, तो टेम्परेचर बदल जाता है। कई बार जाड़े में ऐसा भी होता है कि आप गर्म जगह पे थे, ठंडे में गए, ठंडा गर्म हो गया और आप छींकने लगी, है ना। और कहीं ज्यादा ठंडा लग रहा है घर ही के अंदर, कहीं ठंडा नहीं लग रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जब वैरी करता है वो वेरिएबल, तो लेयर बदलता है, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होते ही अपने आप एक एनर्जी फॉर्म होती है। वो जो एनर्जी फॉर्म होती है वो हीट एनर्जी होती है। और उसका दूसरा नाम है, उसको डिसऑर्डर्ड एनर्जी कहा गया है। डिसऑर्डर्ड एनर्जी इसलिए कहा गया है, वो डिसऑर्डर क्यों ले जाती है? क्योंकि अभी टेम्परेचर बदला, आपको सर्दी गर्मी हुई और आप चीखने लगी। तो ऑर्डर तो हुआ नहीं, ऑर्डर तो पहले था। आप अच्छी खासी थी, अचानक सर्दी जुकाम लगने लगा। हर कोई बोलता ना ये ठंडा गर्म हो गया, ठंडा गर्म मत करो, ठंडे से गर्म। तो ये हीट एनर्जी के कारण इसको डिसऑर्डर एनर्जी कहा गया है। और इसको एक शब्द दिया गया फिजिक्स में, एंट्रोपी। का मतलब है जितनी चीजें दुनिया में रूप में आ गई है, अस्तित्व में आ गई है, अब वो अपने अंत की ओर वो रूप जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति का जन्म हो गया है, अब वो अंत की ओर जा रहा है। कोई पेड़ है तो खत्म होगा, फूल खिल गया है तो अब वो मुरझा जाएगा। तो हर चीज अपने अंत की ओर जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि सूरज का गोला भी जो है वो एक आग का गोला हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि सूरज का गोला जो टेनिस बॉल की तरह हो जाएगी, है ना। एंट्रोपी, एट्रोफी से बहुत शब्द आ गए, मतलब हर चीज अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। ठीक। यानी आप देखिएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग के जीवन में इस तरह से है कि हम सब लोग अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी चीज है तो उसका एंड होना है। ठीक है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या है कि कुछ भी हो जाए एनर्जी हमेशा बनी रहती है। तो अगर अंत की ओर जा रहे हैं तो अंत नहीं हो रहा है ना, तो एनर्जी तो बनी हुई है। एनर्जी फिर दूसरा फॉर्म ले लेगी। अगर पहला फॉर्म खत्म हो गया तो दूसरा फॉर्म, एनर्जी तो बनी रहेगी ना। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के विरोध में लगता है, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ के विरोध में लगता है। ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम दो लॉ हमने बता दिए। अब जो हमने बताया था, सात्विक भाव, आंगिक भाव, आंगिक अभिनय, सात्विक अभिनय। सात्विक मतलब है जो हमारे भीतर है भाव, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, ये सब जो भाव हैं, इमोशंस या सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स, इन्हीं को हमें शब्द में और अंग में व्यक्त करके एक्टिंग करना होता है। तो ये अभिनय जो चार प्रकार के होते हैं, ये तो 8वें अध्याय में बताए गए हैं। डिटेल में 24वां अध्याय, उसका नाम है सामान्य अभिनय। सामान्य अभिनय कैसे होता है? आंगिक यानी अंग से, और वाचिक यानी शब्द से, बोलकर और जेस्चर पोस्चर से, ये सामान्य अभिनय होता है। लेकिन ये बोलना किस चीज का? जो भाव है शरीर में, आंगिक की किस चीज का? जो भाव है। हमें गुस्सा आया तो उस तरह से हाथ पांव चलेंगे, उस तरह से बोलेंगे। प्रेम है तो वैसे हाथ पांव चलेंगे, वैसे बोलेंगे, है ना। यानी भाव जो भीतर है, सात्विक भाव, उसके अनुसार आंगिक और वाचिक, अंग से और वाणी से एक्टिंग होता है। इसको सामान्य अभिनय कहते हैं। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है? अभी तक इस
चैप्टर को पढ़ा नहीं गया ठीक से, ऐसा मेरा अपना मानना है। वो ऐसे, वहां पर सत्व एक शब्द है, स आधा था दो बार, फिर व सत्व। सत्व को सेकंड जो कारिका है, दूसरी कारिका है 24वें अध्याय की, उसको क्लियर किया गया है। उनका कहना है कि जो हमने पहले आपको 8 सात्विक भाव बताए हैं, गुस्से में आने पर गाल वाल लाल हो जाता है, पसीना हो जाता है, ये सब सात्विक भाव है। सत्व ये नहीं है। सुनने में भले सात्विक भाव लग रहा है, सात्विक भाव इन जनरल हम लोग किसको कहते हैं? जो साधु पुरुष होता है, साधुता से बड़ा आचरण होता है, उसके अंदर सात्विक इंसान सात्विक है। सात्विक आहार होता है, नॉन वेज और वेज के उसमें। लेकिन यहाँ सात्विक भाव का मतलब है नाट्य शास्त्र में कि जब कोई आदमी जैसे गुस्सा किया, तो उसके अनुसार जो उसके शरीर में ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता, शरीर कांप रहा है गुस्से में। अब वो हाथ को रोकना भी चाहेगा तो रुकेगा नहीं, अरे रुक जाओ, नहीं रुकेगा। गाल लाल हो गया चेहरा गुस्से में, वो कहेगा नहीं नहीं फिर से मेरा गेहुआ रंग आ जाए, नहीं होगा। तो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ऐसी जब चीजें दिखती हैं, उसको सात्विक भाव कहा गया है इसमें, ठीक। लेकिन जब सत्व को समझाया जा रहा है, वो मेरा मानना है कि अब तक समझा नहीं गया है हमारे यहाँ। सत्व के बारे में कहा गया है, ये जो सात्विक भाव है, ये माइंड है, मेंटल स्टेट्स है, उसके ठीक नीचे ये रहता है, वो उसको सपोर्ट करता है। और एक्टर को हमेशा सत्व का ध्यान रखना चाहिए। वो उसके आधार पर ये सारे भाव हैं जो बदल रहे हैं और खत्म हो रहे हैं, फिर दूसरा भाव आ रहा है। अभी प्रेम का भाव आया, फिर गुस्से का आया, भले ही वो स्थायी भाव हो। श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, ये सब स्थायी भाव आदमी परमानेंटली होते हैं। लेकिन हमेशा तो आदमी गुस्से में रहेगा नहीं, हमेशा आदमी घृणा या प्रेम में रहेगा नहीं। तो ये जो बदलते भी हैं और खत्म हो जाता है, फिर दूसरा भाव आता है। गुस्सा था, शांत हो गया, प्रेम। लेकिन ये जहां से अपनी शक्ति लेते हैं, वो सत्व है। और वो हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट। वहां से शक्ति लेके ये सारी चीजें आती है, उसको सत्व बोला गया है। दूसरे कारिका से लेकर 10वें तक इसको डिटेल में बताया गया है। इसको पढ़ा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है। वो जो आप, अगर हमें सत्य कहो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और ये जो बदलता है और समाप्त होता है ना, जहां से इवोल्यूशन होता है माइंड का, माइंड स्टेट, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी फिजिक्स, यानी एग्जैक्ट फिजिक्स और नाट्यशास्त्र के बीच में संबंध हुआ या नहीं? अब अंत में एक लाइन और जोड़ दें, फिजिक्स का जो एडवांस फिजिक्स है वो है क्वांटम फिजिक्स, जो आइंस्टाइन को पसंद नहीं था। लेकिन उस फिजिक्स एंड फिलोसॉफी करके जो हाइजेनबर्ग और हमारे यहाँ और लोग आए, इन लोगों ने, निल्स बोर आए, हाइजेनबर्ग आए, तो इन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स का जन्म दिया। क्वांटम फिजिक्स से भी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए। क्वांटम फिजिक्स को भी सिर्फ इतने में, क्वांटम फिजिक्स का मतलब ये होता है कि हम चीजों की सूक्ष्मता से चीजों को जानें, बड़े आकार में, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से न जाने, हम मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम से जाने चीजों को। यह है क्वांटम फिजिक्स, सूक्ष्मता में जाए। लेकिन उससे भी प्रकृति के रहस्य को नहीं जाना गया, फिर दोनों को जोड़ा भी गया। अब क्वांटम फिजिक्स को अगर एरिथमेटाइज किया जाए, तो उसको ऐसे बुलाया सकता है कि पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन के वेग को, वेलोसिटी को जब जीरो कर दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन इंफिनिटी हो जा रहा है, अनंत। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को, वेग को जब इंफिनिटी कर दिया जा रहा है, तो उसके पोजीशन पाया जा रहा है कि जीरो हो गया है। ये उसका, इसको हम एरिथमेटाइज करके बताएं। और ज्यादा बताने पर अभी कठिन हो जाएगा। अब देखिए, सेम चीज, ये जो आपका क्वांटम फिजिक्स की बात है, आज आज की आधुनिक भाषा में, वो भी नाट्यशास्त्र में कैसे जुड़ता है, ये बहुत सरल रूप से भी बताया जा सकता है। कि जब हम शांत होते हैं, तब होते हैं जब हम अपनी स्पीड को इनफाइनाइट कर देते हैं। स्पीड को इनफाइनाइट करने का मतलब है मन को इनफाइनाइट करना। मन को इनफाइनाइट करने का मतलब मन में अब कोई विचलन नहीं होना, शांत। इसको शांत रस कहा गया है। ये, इसको डिटेल में फिर कभी हम लोग बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये है, वो जो शून्य है, जो शून्य, जो फायर ऑल्टर्स जो गोल बनते थे, सर्कुलर, वो उसका कंसेप्ट शून्य चित्त से आया है, शमशान चित्त से नहीं। और वो जो शून्य, उसको मंडल कहा गया है या परिमंडल कहा गया है हमारे मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, इंडियन मैथमेटिक्स में। और वो तब होता है जब हम शांत रस में आते हैं। शांत रस में जब हम आ जाते हैं, शून्य स्थिति में, नो माइंड की स्थिति में, तो सत्य को भी पहचान लेते हैं। और तब एक्टर के पास जो एनर्जी होती है, जो स्पीड होती है, वेग होती है, वो इनफाइनाइट जैसी होती है। ये क्वांटम फिजिक्स से भी ऐसे जोड़ रहा है। तो मैंने एग्जैक्ट फिजिक्स से भी जोड़ा,
क्वांटम फिजिक्स से भी जोड़ के नाट्यशास्त्र को सरल रूप से शॉर्ट में बताने की कोशिश की। सचमुच हम जैसी कल्पना कर रहे थे कि कैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नाट्यशास्त्र आपस में जुड़े होंगे, आपने वैसे ही बताया। और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे दर्शकों की ओर से और हमारी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। आनंद आनंद आनंद।